नमस्कार, खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संविदा कर्मचारी अब रैली निकालने वाले हैं। संवाद रैली निकालकर सरकार को ध्यान दिलाने वाले हैं। ये संविदा कर्मचारी संवाद स्थापित करने के लिए एक कोशिश है। 26 जुलाई से यह रैली निकालनी शुरू हो जाएगी। तूता से मंत्रालय तक ये रैली निकाली जाएगी और 3 जुलाई से फिर आंदोलन पर पहले से ही संविदा कर्मचारी डटे हुए हैं और अब तो ये रैली निकालने वाले 26 जुलाई को ये रैली निकालने वाले हैं। तूता से मंत्रालय तक ये रैली निकाली जाएगी और सरकार को एक प्रकार से संवाद यानी कि बातचीत करने के लिए बात कीजिए, आपने वायदा किया था नियमितीकरण का, इस वायदे को पूरा कीजिए। इसी मांग को लेकर अब संविदा कर्मचारी डटे हुए हैं। 3 जुलाई से प्रदेश के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। लगातार हमारे आंदोलनकारी साथी अनशन पर भी बैठे हुए, जिनसे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। सरकार द्वारा अभी तक किसी प्रकार के संवाद की कोई पहल नहीं की गई है और इस संवादहीनता के कारण एक गतिरोध बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सरकार संवाद करे और हड़ताल के संबंध में जो हमारा नियमितीकरण का मांग है उसको पूरा करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 जुलाई को पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी एक बार पुनः रायपुर धरना स्थल तूता पर एकत्रित होंगे और संवाद रैली के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे कि अभी भी समय है, संवाद करें और इस आंदोलन के दौरान जो संविदा कर्मचारी हैं उनको जो नियमितीकरण का वादा किया गया था उसको वो पूरा करें। इधर रायपुर से एक और बड़ी खबर बता दें, संविदा कर्मचारियों को सरकार ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि नौकरी पर लौट जाएं। नौकरी पर लौट जाने का अल्टीमेटम सरकार की तरफ से दिया गया है। एक तरफ संविदा कर्मचारी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अभी वक्त है, संवाद स्थापित कर लीजिए, अपनी वादे जो है उसको निभाइए, लेकिन सरकार भी अल्टीमेटम दे रही है कि नौकरी पर लौट जाइए और काम पर अगर नहीं लौटे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रैली निकालने की तैयारी है और दूसरी तरफ सरकार का भी कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एस्मा और सिविल सेवा नियम के तहत कार्रवाई करने की बात तक सरकार ने कह दी है और सरकार ने तत्काल नौकरी ज्वाइन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। एक और बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में नग्न प्रदर्शन करने के मामले में विधानसभा रोड पर नग्न प्रदर्शन जो हुआ था, इस मामले में सभी 29 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था और इन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सभी 29 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इन लोगों ने विधानसभा रोड पर नग्न होकर प्रदर्शन किया था। पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करने का यह पूरा मामला है। और बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर यह कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना करने पर निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी अपनी नाकामी को दबाने के लिए यह सब टारगेट करने में लगी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं और इसीलिए टारगेट किया जा रहा है चुनावी साल में छत्तीसगढ़ को और राजस्थान को। घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के नाकामी है छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहां जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुला रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थी, अभी मणिपुर के राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर इस स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार के प्रयास करना चाहिए।
और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर विपक्ष के अलायंस और नए नाम पर तंज कस दिया है। पहले प्रधानमंत्री ने तंज किया, उसके बाद अब यह दौर शुरू हो गया है। अमित शाह ने भी तंज किया। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि अपने बुरे अतीत से छुटकारा पाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम बदल लिया है, लेकिन केवल नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया। अपने पिछले कार्यों को जनता की स्मृति से नहीं मिटाएंगे। हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं कि इस दुष्प्रचार को समझ सकेंगे और इस पुराने उत्पाद को नए लेवल के साथ उसी अस्वीकृति के साथ व्यवहार करेंगे। तो एक के बाद एक कर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं अब इंडिया जो नया गठबंधन हुआ है इसको निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर विपक्ष के अलायंस पर अब हमला बोल दिया है और लिखा है कि एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो गया। उसके सहपाठी और पड़ोसी उससे नफरत करते थे, इसलिए माता पिता ने उनकी धारणा बदलने के लिए उनका नाम बदलने के बारे में सोचा। क्या मामला इंडिया जैसा नहीं है? रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। पीएम के बयान पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है और टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। टीएस सिंहदेव ने पीएम को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो हैं उन्होंने भी बयान पर पलटवार किया और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। एक छद्म मानसिकता का परिचायक है ये। देश की आजादी के बाद जिस संविधान को बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके अनेकों देश के विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से जिस संविधान को बनाया, उसके शब्द क्या हैं? भारत दैट इज इंडिया। तो आप इंडिया को जो हमारे संविधान में वो स्थान रखता है उसके विरोध में बोल रहे हैं। देशद्रोह का मामला बनता है कि नहीं बनता है? हमारे संविधान में जो बात लिखी है आप उसको नकार रहे हैं। अरे कैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में, कैसे सत्ता पक्ष हमारे देश में बैठी हुई है? यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई और नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को सलाह दी है कि पहले वो राज्य की चिंता कर लें। उनकी माने तो राज्य में घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और मणिपुर की घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मेरे साथ हैं। सर, उप मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट किया है और कहा है कि मणिपुर को 83 दिन हो गए, प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो सीधा सीधा कटाक्ष कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही संसद सत्र का जब शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मणिपुर में जो हुआ है वो निंदनीय है, अच्छा नहीं है, दर्द है। साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल का भी उन्होंने बताया, वहां भी हालात अच्छे नहीं, मणिपुर जैसे ही हैं। देखिए, टीएस सिंहदेव जी को पहले छत्तीसगढ़ की चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कैसी घटनाएं हो रही हैं। 10 जून को 22 को छत्तीसगढ़ के फरसगांव, कोंडागांव के क्षेत्र में एक गांव में लड़की और लड़के दोनों को निर्वस्त्र कर और उनके दोनों हाथों में रस्सी से हल बांधकर उनको नंगा पूरे गांव में घुमाया गया। अभी छत्तीसगढ़ में 19 जुलाई की घटना है कि विधानसभा सत्र चल रहा था और विधानसभा सत्र के सामने 50 से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए नग्न प्रदर्शन किया। शायद देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में तो मालूम नहीं चुनाव के बाद से कितनी महिलाओं का चीरहरण हुआ है, राजस्थान में हो रहा है। तो टीएस सिंहदेव जी जरा कुछ बोलने के पहले सोचना चाहिए कि आपके अपने राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, कांग्रेस शासित राजस्थान में क्या स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक्टिविटीज तेजी से बढ़ी हैं
और बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता का जुड़ाव पैदा हो रहा है और ऐसे माहौल बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में बनेगी और उससे कांग्रेस घबराई हुई है और इससे उलझुल बातें कर रही है। तो बीएम अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में घबराई हुई है, इसलिए उल जलूल बातें कर रही है। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। जाहिर से बात है उनके निवास पर यह मीटिंग आयोजित की गई थी, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए, जिसमें प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर मौजूद रहे। चुनाव समितियों के गठन पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। आदरणीय दीपक बैज जी और हमारे प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी और हमारे प्रभारी सचिवगण, साथ ही हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण के साथ मीटिंग हुई और उसमें आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी उसके बारे में चर्चा हुई। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री निवास पर निगम मंडल अध्यक्षों की भीड़ लग गई। 20 से ज्यादा निगम मंडल पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और सीएम से मिलने के लिए निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पहुंचे हैं। आज ही सीएम हाउस में वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई और दूसरी तरफ ये लोग भी पहुंच गए, निगम मंडल के अध्यक्ष। मीडिया में ज्यादा चर्चा है और उसके बारे में उचित समय में पार्टी सरकार निर्णय लेगी। इधर संसद में अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को शामिल करने वाले बिल को पास कर दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि राज्य की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से राज्य की 72,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 1 दर्जन से ज्यादा जातियों को एसटी में शामिल किया है। चुनावी वर्ष में ये छत्तीसगढ़ को केंद्र की तरफ से तोहफा है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह हैं। मैम, केंद्र की तरफ से बड़ा तोहफा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए? अमृतकाल में छत्तीसगढ़ के उन 12 जनजाति समुदाय के भाई बहनों को के लिए ये आज का दिन बहुत स्वर्णिम रहा। वे पिछले 40 वर्षों से इस बात के लिए प्रयासरत थे कि वो जनजाति हैं, लेकिन जनजातियों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है और वे कई संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। आज ये बिल पारित हुआ और अब वे उन्हें सभी प्रकार के अधिकार और सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो नौकरियों में आरक्षण हो या केंद्र या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी अब फायदा पहुंचेगा सीधा? हाँ, उन्हें अब जनजातीय समुदाय में शामिल होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें रोजगार में आरक्षण मिलेगा और भारत सरकार की जो स्कीम है जिसमें अनुदान रहता है, सब्सिडी रहती है, उसका भी लाभ मिलना उनको प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ उनके बच्चे जिन भी स्कूलों में पढ़ेंगे उनको छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जनजातियों का ख्याल रखती है और जब भी उन्हें सरकार चलाने का मौका मिलता है तो वहां पर हर तरह के काम भी किए जाते हैं। तो रेणुका सिंह कह रही हैं कि इस चुनाव में जनजातियों का फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि जब भी सरकार में भाजपा आती है तो फायदा जनजातियों को होता है, उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए काम किया जाता है। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर की बात करते हैं। 15 दिन में दूसरी बार अमित शाह आने वाले। अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर हलचल तेज हुई है। कई बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। न्यूज़ 18 ने कल ही जिम्मेदारी को लेकर जानकारी दे दी थी। 15 से ज्यादा समितियों की कल घोषणा भी हो जाएगी और समितियों के प्रमुखों के नाम तय कर लिए गए हैं। ऐलान हो जाएगा। कल की बैठक में अंतिम मुहर ही लगनी है। इसमें सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े जो नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। इधर पुलिस विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। 1500 से ज्यादा जवान
अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं, क्योंकि अमित शाह रात भी भोपाल में ही गुजारने वाले हैं। सागर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। नदी में नहाने के लिए ये 4 दोस्त गए हुए थे और दो लोगों की इसमें मौत हो गई। डूबने की वजह से एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 2 लोग डूब गए। गढ़ा कोटा के सुनार नदी में ये डूबे हैं। बीजेपी नेता ने सांत्वना परिजनों को दिलाई और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। बता दीजिए। बढ़ते आगे, मणिपुर हिंसा को लेकर दुर्ग में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मौन रैली निकाली। भिलाई के सिविक सेंटर क्षेत्र में मौन रैली निकालकर महिलाओं ने यह संदेश दिया। प्रदर्शन में कई संगठनों की महिलाएं मौजूद रहीं। इश्क के बारे में तो आपने सुना होगा कि इश्क आसान नहीं होता। इतना समझ लीजिए कि डूब के जाना है, आग का दरिया है। लेकिन यही कहावत थोड़ी सी घुमा फिरा कर अगर कही जाए तो यथा स्थिति, हकीकत की स्थिति आपको रूबरू कराती है, क्योंकि ये राह नहीं आसान। इतना समझ लीजिए कि रास्ता कच्चा है और बच बच कर जाना है। ऐसा ही हाल खंडवा के भगवानपुरा गांव के स्कूल के बच्चों का, जिन्हें कीचड़ से भरे रास्ते से होकर पढ़ाई करने जाना पड़ता है। अपनी परेशानी को लेकर स्कूल के बच्चे, अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्टर के पास गुहार लगाई। बच्चों ने भी कलेक्टर से गुहार लगाई कि पूरे गांव के रोड नहीं तो कम से कम स्कूल का रोड ही सुधरवा दीजिए। रोड के लिए आए थे, स्कूल के लिए रोड नहीं है। ग्राम पंचायत। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं नोएडा से बड़ी खबर है। सुतियाना और शाहदरा में हिंडन नदी का पानी घुस गया है और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। करीब 400 कारें पानी में डूब गई हैं। जल स्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में डर बना हुआ है और पुराने सुतियाना गांव की तस्वीर सामने आई है। पार्किंग के लिए खड़ी कारें पानी में डूब गई। हिंडन का जल स्तर बढ़ने से ये गाड़ियां डूब गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।